आज हम आप लोगों को पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए तकनीक किसे कहते हैं अथवा इसकी परिभाषा क्या है या इसका अर्थ क्या होता है और इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य महत्व क्या है। तो पहले पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है ये जान लेते हैं। तो दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या कहा गया है? दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है या पुनर्संयोजन डीएनए कहलाता है। मतलब दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। चाहे आप पुनर्योगज कहें हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह दें। और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहा जाता है या पुनर्योजन कहते हैं अथवा रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करके उसमें इच्छित गुण वाला जीन प्राप्त करना पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण को अगर समझें तो जैसे ये नील हरित शैवाल है अथवा इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और शॉर्टकट में ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए बोला जाता है, बीजीए। और यह धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो धान के खेत होते हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, क्योंकि इसके जीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले गुण होते हैं। कौन सा जीन होता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाने वाला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीन पाया जाता है। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया, धान की फसल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो गुण इस शैवाल में थे वही सेम गुण धान में आ गए। अब धान में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, मतलब धान को नाइट्रोजन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी और अधिक जरूरत नहीं होगी, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये जो ऊपर परिभाषा मैंने अभी बताई, इसी परिभाषा में कहा गया है कि दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बना नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए में जीन्स होते हैं और शैवाल अथवा एल्गी में वो जीन्स डीएनए को अलग करके ही लिया गया है। फिर जो डीएनए खंड शैवाल से लिया गया है वही धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। यानी जो शैवाल का जीन्स था वो कहाँ था? डीएनए में था। तो उस डीएनए को काट लिया गया जहां पर वो जीन था। अब उसी डीएनए को उठा करके धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने से क्या हुआ? एक नया डीएनए बन गया है और इस नए डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। अब होगा क्या? इस प्रकार से डीएनए जो नया बना धान में, अब धान में नाइट्रोजन की फिक्सेशन की क्षमता आ गई। आपको बता दें कि पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक को अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है और पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। सभी नाम जान लीजिए, किसी भी नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, पुनर्संयोजन भी कहा जाता है, पुनर्योगज भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से लिखा गया है। जिसकी परिभाषा क्या होगी? अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा पूछी जाए तो है वही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहो या जीन मैनिपुलेशन कहो या पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक कहो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहो, सब एक ही बात है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हिंदी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। किसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग को आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं। इस नाम से भी पूछा जा सकता है। और जो पहले मैंने परिभाषा बताई थी सेम वही परिभाषा है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। हम लोग सभी जानते हैं जो आनुवांशिक पदार्थ होता है परिभाषा में कहा गया है वो डीएनए है। और डीएनए की संरचना में फेर बदल का मतलब है
कि दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़ना, क्योंकि जब दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बन जाएगा या बनाओगे तो उसकी संरचना में फेरबदल तो हो ही जाएगा। भाई दो अलग अलग डीएनए खंड जुड़े हैं तो उसकी संरचना में फेरबदल हो ही जाएगा। और आवश्यकता अनुसार का मतलब ये हुआ कि जैसा आप चाहें या जैसी जरूरत हो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा फसली पौधों के डीएनए की जीन्स में फेरबदल करके उनकी नई किस्में तैयार की जाती हैं, चाहे वो उत्पादन अधिक देने के लिए हो, चाहे वो फसल पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े इसके लिए हो। जैसे अगर हम सोचें तो सुनहरा चावल ले लीजिए, इसका सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है। इसका सुनहरा रंग किसके कारण है? बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है, और यह पिगमेंट विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में डाल दिया गया। इनमें से दो जीन को सामान्य पौधों के चावल में डाल दिया गया। अब ये सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिस क्षेत्र में लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी होती है, और इसी तरह से न जाने कितनी फसलें और न जाने कितने जंतु बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं, जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी का लक्ष्य क्या है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल सिंथेसिस दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना है, या फिर डीएनए की मरम्मत, या फिर डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना, इच्छित का मतलब जो आप चाहते हैं ऐसी संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके या नए डीएनए अणुओं को बना करके जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का ध्येय है। यानी नए नए डीएनए अणुओं को बना करके जो आप चाहते हैं, जैसे लक्षण चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, वैसे गुणों का समावेश कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। यही इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और अगर इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो इस विधि के द्वारा आनुवांशिक वैज्ञानिक जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्ति दिला सकते हैं, अथवा मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे। भाई मानव जिन जंतुओं का उपयोग करता है, जिन जिन नस्लों का उपयोग करता है, उनमें सुधार करके, उन जंतुओं में सुधार करके अधिक उपयोगी जंतुओं को बना सकता है, जिससे अधिक उत्पादन मिल सकता है। अब इसमें कहा गया कि जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन के द्वारा विस्थापित करके, यानी कोई ऐसा जीन जीव में जो खराब है तो उसकी जगह पर दूसरा जीन लगा दिया जाता है, तो इस तरह से भी सुधार हो जाता है। या कोई खराब जीन को हटा करके भी इस आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्त दिलाया जाता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी अनेक कार्यों में उपयोगी है।